सीधे चलता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब, आपने पूछा कि भारत है क्या, मैं आपको बताता हूं भारत क्या है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 2री सबसे बड़ी आबादी है, यहां पर सब कुछ है। चेरा पूंजी की रेल भी, चेरा पूंजी की मानसून भी है और कन्याकुमारी का खूबसूरत समुद्र भी है। यहां पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आप हड़प के ले गए 1947 में। यहां के लोग गूगल में टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान किसके लिए जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है आतंकवाद के लिए। इसलिए जाना जाता है वर्ल्ड में, इसलिए पैसे लेता है क्योंकि आतंकवादियों को पालता है, फिर जो है प्रोटेक्शन के नाम पर कि भाई हम बचाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, कभी अमेरिका से भीख मांगता है, कभी चाइना से मांगता है, कभी नाटो के पास जाता है, कभी अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के बीच का सेटलमेंट कराने लगता है। क्या है पाकिस्तान, वजूद क्या है इसका? देखें, आपने इतनी बड़ी चार्जशीट पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। लीजिए सर, लीजिए, आगे मैं बताऊंगा। जिस कट्टरपंथ को आप फैला रहे हैं उसका क्या नतीजा है, लीजिए 1 मिनट पूरा। जी थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते में जो किया, दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह दहशतगर्द जमातों को खत्म किया और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इस खित्ते में ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है उसको एक्सपोज किया, आपको बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान इंतजार कर रहा था नरेंद्र मोदी साहब जब हुकूमत में आए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। हमारे वजीर आजम ने 1 साल नरेंद्र मोदी के इलेक्शन का इंतजार किया, लेकिन उसके बदले में हमें अमन तो नहीं मिला, उसके बदले में तो हमें यह मिला कि जी आपने कहा जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, आपने कहा आपने इलेक्शन जीतना है, तो आपको जरूरत पड़ गई इस सारी जिंगोइज्म की, आपकी मर्जी है। देखिए, पाकिस्तान का नारा यह था कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा है आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें और गरीबों के हक के लिए लड़ें और गुर्बत खत्म करें। हम तो उस नरेंद्र मोदी को जानते थे, हमें नहीं पता था, हमें गलती लगी, समझ नहीं सके कि इंडिया का जो दाएं बाजू की जो मजहबी हिंदू इंतहा पसंद जमाते हैं वो इस हद तक आगे चले जाएंगी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि वो अपनी आवाम को भी एट स्टेक कर देंगी, वो खित्ते के अमन को भी कर देंगी। ठीक है, बताना चाहता हूँ 4 जंग लड़ी है पाकिस्तान ने भारत से, पूरे टाइम नरेंद्र मोदी नहीं थे, 4 बार मुंह की खाई है, 1947, 1965, 1971 और 1999 करगिल। तब नरेंद्र मोदी कहां थे? क्यों पिटते रहे पाकिस्तान से? तारिक फतेह साहब जवाब दीजिए, कितना समझते हैं हिंदुस्तान को? शहजादियां ऐसे नहीं जाने देंगे। शहजादे शहजादियां ISI फेक अकाउंट बनाता है। चलिए, इन्होंने माना, तो एक तो बात इन्होंने मान ली कमर चीमा साहब ने कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो पाकिस्तान आज तक डिनाई करता है। दूसरी इन्होंने मान ली कि अरब के शहजादे शहजादियों को नहीं पता कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया के बारे में? मुझे लगता है कि अब तो मुजफ्फराबाद लेना ही पड़ेगा तारिक फतेह साहब। नहीं लेना बिना। देखिए, हिंदुस्तान को समझने के लिए आप नरेंद्र मोदी के 5 साल या 10 साल के दौर पे आके सुकेड़ के बैठ गए। ये प्रॉब्लम सारा पाकिस्तान का फिर वही है कि दे डोंट नो कि ये क्या चीज़ है हिंदुस्तान। एंड इनका टाइम फ्रेम जो है वो 1000 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को डिनाई करते हैं। तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान के जो 10,000 साल हैं, या इसकी गुप्ता डायनेस्टी है, या इसका कैम्बोडिया तक जाके आप बताइए बुद्धिज्म फैला हुआ है, या जापान की पूरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन, ये उस ओनरशिप से हटना चाहते हैं। इनको कुछ शर्म आती है कि इनकी ज़बान, इनकी माँ बाप की जो हरकतें थीं या सिविलाइजेशन थी, वो चाइना, जापान, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टिक इंडियंस, हर जगह इंडियन ओशन। सिर्फ एक कंट्री के नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, उसको डिनाई करके ये उनके साथ जोड़ना चाहते हैं जो इनको हिकारत से देखते हैं, चाहे वो ईरानी हो जो फटकार के ऐसे अलग कर देते हैं, या अरब हैं जो कहते ही पाकिस्तानियों को हिंदी हैं। और आप लेटली देखिए कि सऊदी अरेबिया जब से MBS आए हैं, बड़ा ड्रामेटिक टर्न लिया है सऊदी अरेबिया ने।
फॉर द बेटर मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ आप एयरपोर्ट पे जाइए, आपको रिसेप्शनिस्ट भी मिलती, इमिग्रेशन ऑफिसर्स लड़कियाँ हैं वहाँ, पीपल विमेन आर ड्राइविंग। मैं 10 साल रहा वहाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि सोसाइटी हैज़ टू इवॉल्व। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के दुनिया की वाहिद लोग हैं जिनको पता नहीं कि वो हैं कौन। कौवा चले हंस की चाल, वो हिसाब है हमारा कि अगर हमें पता हो कि हम इसेंशियली हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान तो हमारा सबसे करीबी दोस्त होगा। सीधी बात है ना। क्या चलो मुल्क बन भी गया तो कुरुक्षेत्र और लाहौर और कसूर और ये रावी और सतलुज चनाब, ये कोई इस्लामिक नाम थोड़ी है, ये तो संस्कृति चली आ रही है। आप मतलब कैसे हम बम्बोर को भूल जाएंगे, कैसे टैक्शिला को पाकिस्तानी कह दें कि नहीं हम वहां से आए थे, शाह मोहम्मद कुरैशी के गांव से आए थे। कैन यू बिलीव इट? और इंडिया ऐसा नहीं कि इंडिया के हाथ सारे साफ हैं। हर कंट्री में मिस्टेक्स होती हैं, हर कंट्री में इंतहा पसंद होते हैं, मॉडरेट होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको हिंदू मारते हैं। देखिए, एंटी एक्सट्रीमिज्म के लिए भी हिंदू इंडिया का काम कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट राइट जहां का भी हो, अरुण शौरी हो या अपने कांग्रेस के लीडर्स हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी है। इंडिया में 5000 पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं समझ में इनको आता है कि 5000 पार्टीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए 25-30 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप केरला में देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर जमात इस्लामी। तो ये वेरिएशन हमको पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, ऐसा नहीं कि लोग पागल है नहीं समझ, इनको पढ़ाया ही नहीं गया। आप एक किताब है के अजीज की द लाइज अबाउट पाकिस्तान, मैं सच्चे दिल से आपको कहूं कि इसमें कसूर लोगों का नहीं है, इनको किसी ने बताया ही नहीं कि लियाकत अली खान का ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान से, वो मैमन सिंह से। वो पहले मीरठ से जाके इलेक्शन लड़े, दिल्ली के पास उनका घराना था, आपके जो क्या इलाका है हरियाणा में, और जाके सीट नहीं थी असेंबली में, तो एक बंगाली को हटा के मेमन सिंह से मेंबर पार्लियामेंट बन गए। सोहरवर्दी को मुल्क से निकाल दिया। ये कोई तारीख नहीं पढ़ता, कोई बताता नहीं है कि कराची शहर के अंदर जो पारसी रहते थे, जो मारवाड़ी रहते थे, जो गोंड रहते थे, वहां कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट था, मुसलमान, हिंदू, ऐसा प्यारा शहर। मैं आज चौरासिया साहब से कहता हूं कभी मैंने देखा नहीं, मैं तो वहां बचपने से गायब हो गया बिल्कुल। वो उर्दूस्तान बन के इस्लामिस्तान बना और उसके बाद एमक्यूस्तान हो गया। अब किसी को समझ नहीं आती कि ये गाड़ी अगर सांस लेने का मौका मिले तो संभलेंगे ना, ठीक है, लेकिन ऊपर फिर सर पे फौज बैठी हुई है, वो कहती है हमें माल चाहिए, हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, टोरंटो के अंदर को 25 पाकिस्तानी जनरल्स के घर हैं और उन्होंने अपना एक इलाके में जिमखाना बनाया है, बिल्कुल पाकिस्तान बना दिया उन्होंने। मिसिसागा एरिया है, वहां जाके बैठे हुए। उनकी बीवियां कहती इतने पढ़ने का फायदा क्या कि नौकरी करनी पड़े। द होल आइडिया ऑफ व्हाट टू डू ऑन जेंडर इश्यूज, ऑन एग्रीकल्चर, ऑन माइनिंग, ऑन टॉलरेंस, वो हाथ से निकल गया। और जो हमारा एक मुसलमान का एक सिंबल था कि मुझसे जब पूछते हैं मुस्लिम क्या होता है, मैंने कहा जो पड़ोसी की बर्फ हटाता है, जिसके पास, मैं ईस्ट यूरोप की बात आ रहा हूं, वहां के मुसलमानों का, वो कहते हैं कि हमें भेजा जाता था कि मुसलमान की दुकान से जाके, रोमानिया की बात कर रहा हूं, लेके आओ, मुसलमान बेईमानी नहीं करता। अब पाकिस्तान हैज बिकम द एपिटमी ऑफ बेईमानी। एग्जाम तक में चोरी होती है, लाउड स्पीकर चल जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है, जाली डिग्रियां बट रही हैं, लोगों के नाम जनरल्स के बदल के वो यहाँ एज इंजीनियर्स आ जाते हैं रिटायर हुए हुए। वही आदमी के 2 पासपोर्ट हैं, किसको रोएंगे, पकड़े भी जाते हैं। आप बिल्कुल अच्छा कच्चा चिट्ठा बोलते हैं असल पाकिस्तान का। ये देखिए कमरजी माता, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपके देश को बहुत नजदीक से महसूस किया है और बता रहे हैं, एक एक पर्चे उठा रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों को, तारिक साहब, मैं आप दोनों को तीनों को एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। आप लोग बोलते हैं ना कि इस्लामिक टेररिज्म के बारे में दुनिया क्या सोचती है और क्यों इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते दुनिया परेशान है।
एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ध्यान से सुनिएगा। मोना जी आपके भी पास आऊंगा, कमर भाई आपके भी पास आऊंगा और तारिक साहब आपके भी पास आऊंगा। ये 3 मिनट का टेप है, आपकी आंखें खोल देगा। सुनिए इस्लामिक कट्टरपंथ को कैसे समझाया जा रहा है अमेरिका के अंदर, सुनिए। Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University. I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. ठीक है, 2.3 मिलियन अरब मुस्लिम्स अमेरिका में रहते थे, लेकिन 19 मुसलमानों ने अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कमर चीमा, ये सोच है आपके बारे में दुनिया की, मानेंगे इसे? और डिस्कशन उस तरीके से चला गया, मैं इसके लिए ऑन एयर आपसे माफी मांगता हूं। मेरा नाम मोना खान नहीं है, माफ कीजिएगा मोना आलम जी, मैं आपको मेरा नाम भी नहीं पता। ओके, अच्छा चलिए, मैं आपकी जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स बता रहे थे, एक तो 9/11 के बाद से जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। एक इस्लामोफोबिक एलिमेंट को वेस्ट ने खुद हवा दी, और उसकी वजह ये थी कि पहले ये लोग इनकी डार्लिंग्स हुआ करते थे, पहले यही लोग इनके वेस्ट के अमेरिका के बेहस्त पर काम किया करते थे। इनके लिए इन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई। जब इनका मतलब अपना निकल गया तो फिर 9/11 भी क्या था ये हम सबको पता है, वो एक इनसाइडर जॉब। मतलब आपने तबाही मचाई, आपका कोई दिमाग नहीं था, वो जो बोलते थे आप करते थे, यही कह रही है ना, आपका कोई दिमाग नहीं था, वो जो बोलते थे आप करते थे। इंतहाई कोई बहुत बड़ा बूट पॉलिशिया है। और अभी ये जो बात कर रहे थे तारिक साहब, मैं तारिक साहब को बताना चाहती हूँ। तारिक साहब, आई वुड लाइक टू लेट यू नो सर, यू नो आई एम अ कराचीआइट, आई एम अ बॉर्न कराचीआइट, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, born and bred in Karachi. It's an absolutely beautiful city to live in. No, but your parents are not from. No, my mother migrated with her family. My maternal family migrated from India. My father is a Pathan from Quetta. So the point is,
I am born in Karachi, so you can't be संस्कार telling तो me आपको that हिंदुस्तान से मिले ना, संस्कार तो मेरे मोना बात- आलम जी This is आपको not हिंदुस्तान से true, मिले। गलत बात तारिक फतेह है। साहब कंक्लूडिंग कमेंट, आपको- संस्कार तो मोना मैं आलम जी देखिए- आपको हिंदुस्तान से मिले ना, भारत से मिले। आपकी माँ अच्छा, यहीं की ये- पैदाइश है, बताइए। आपने मैं मान इसको- लिया। आपने मुझे क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं दिया है, तो इसलिए अब मैं आपको क्या जवाब दूं? अब आप कंक्लूडिंग कमेंट्स पे जा रहे हैं, वरना आई हैड एम्पल देखिए, टाइम, मैं इसी हम बात पे फिर जवाब बैठेंगे देना मोना आलम जी, बहुत मौके होंगे। मैं तो खुल के बात करने पे यकीन करता हूँ। तारिक जी, चाहता हूं। आपने टर्न ही नहीं देखिए- दी मुझे ना। उसके लिए माफी मांग चुका हूं। मैं नहीं, अच्छा मेरी बात सुने। ये दहशतगर्दी का कहना कि इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे प्रॉफिट के मरने के 18 घंटे बाद पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी हुई जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए। 4 पहले खलीफों के अंदर से 3 का कत्ल किया गया। ये क्या किसी कंस्पिरेसी, जूइश कंस्पिरेसी या हिंदू कंस्पिरेसी थी? इमाम हुसैन का गला किसने काटा? मुसलमानों ने काटा। उमैयदों की पूरी फैमिली को स्लॉटर किया दमिश्क में, ये आपके अब्बासियों ने किया। अब्बासियों का सारा खात्मा कब हुआ? 1253 के अंदर। हमारी पूरी हिस्ट्री, मैं इल्तिजा करता हूं मुसलमानों से कि आप जिस दिन प्रॉफिट की वफात हुई, आपके झगड़े कुरैशी और उनके अंसारियों के उसी दिन शुरू हो गए। आपने, ये शिया सुन्नी की बात नहीं है, आपने पावर स्ट्रगल शुरू की और उस वक्त से इस्लाम से हट गए, क्योंकि आपका काम था इबादत करना, आपका काम हुकूमत करना नहीं था। ये बताएं कि आपने ईरान में जाके सत्यानाश किया। ये आप किस तरह अरे आप हिंदुस्तान क्यों आए? इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।